असदुद्दीन ओवैसी ने एजुकेशन ग्रांट पर जो चर्चा हुई शिक्षा के अनुदान के ऊपर, उसमें भाग लिया और बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया है, उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसका मुद्दा उठाया और कंपेयर कर दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने कि किस तरीके से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए जो बजट में एलोकेशन किया गया है। And I'll show the classic example of favoritism, madam, over here. Jamia Millia Islamia is allocated 3 lakh per student, Aligarh 3.9 lakh per student, and BHU gets 6.15 lakh per student. Why this favoritism? पर स्टूडेंट वो 6 लाख रुपए से ज्यादा है, जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ ये 3,90,000 रुपए और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान की गई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे नेशनलिस्ट लीडर जो थे उसके फाउंडेशन में थे, वहां पर सिर्फ बच्चों के लिए 3 लाख रुपए पर स्टूडेंट का एलोकेशन बजट में किया गया है। जबकि मुसलमानों की जो एजुकेशन स्टेटस है वो कहीं ज्यादा पुअर है, मुसलमानों का हायर एजुकेशन में पार्टिसिपेशन बहुत कम है। गवर्नमेंट इस डाटा को जानती है, गवर्नमेंट को मालूम है कि मुसलमानों का हायर एजुकेशन में परसेंटेज लगातार कम होता चला जा रहा है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के सेकेंडरी एजुकेशन तक मुसलमानों का परसेंटेज लगातार कम हुआ है। अगर हम ग्रास इनरोलमेंट की बात करें तो वो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो भी मुसलमानों का लगातार कम हुआ है। अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करी जाए तो वहां पर 76.37% मुसलमान एजुकेशन के लिए वहां पर हैं, कंपेयर टू द नेशनल एवरेज जो कि 81.26% है। तो ये एक बड़ा मुद्दा उन्होंने ये भी उठाया और गवर्नमेंट को बताया कि प्राइमरी एजुकेशन से ही मुसलमानों के साथ ड्रॉप आउट की एक बड़ी समस्या है और इस पर फोकस किया जाना चाहिए। और अगर सरकार ऐसी पॉलिसी लेकर के नहीं आएगी तो जो 2047 तक 100% लिटरेसी का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, 17 करोड़ देश के मुसलमान हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, कैसे आप उस टारगेट को अचीव करेंगे, कैसे देश विकसित बन सकता है, डेवलप्ड इंडिया बन सकता है, ये वो सारे सवाल थे जिन्होंने बड़े कड़वे सवाल उठाए और सरकार को उन्होंने आईना दिखाया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगा सकते हैं इल्जाम, पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा सकता है, सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन वो आपके इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाते हैं और जब पार्लियामेंट में कोई इशू उठाया जाता है तो वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है। वो बातें वहां पर अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो किसकी बी टीम है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने जिन सवालों को उठाया है वो सारे सवाल कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का हिस्सा बन गए हैं, वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आ गए हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आ गए हैं और वो आने वाले इतिहास को बताएंगे कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, आज का इतिहास लिखा जाएगा, आज की हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो ये सारे रिकॉर्ड मुसलमानों की आज की सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे कि मुसलमान उस टाइम किस पोजीशन में रह रहा था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है और इसी चीज को समझने की जरूरत है कि हमारे पार्लियामेंट में किस तरीके के इश्यूज को उठाया जाए। कई बार क्या होता है, जैसे मैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब अच्छे वक्ता हैं, अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जो टाइम मिलता है वो बहुत लिमिटेड टाइम होता है। बड़े बड़े लीडर्स के लिए 2, 4, 5 मिनट 8 मिनट का टाइम मिलना मुश्किल होता है और उस टाइम में अगर आप शेर व शायरी में अपना वक्त गुजार देते हैं तो फिर आपने कौम के मुद्दों को कहीं ना कहीं तरजीह नहीं दी। आप शेर शायरी की प्लेस पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, आप अपने भाषण में अपनी डिबेट में हिस्सा लेते हुए आप शेर सुना सकते हैं, अप्रोप्रिएट कोई शेर है वो भी सुनाया जा सकता है, लेकिन पूरी आप नज्म सुनाने लगे, पूरा की पूरा भाषण का आपका मैक्सिमम टाइम 50% 60% शेर शायरी में निकल जाए और इश्यूज की बात ना हो, तो ये कहीं ना कहीं आप कम्युनिटी के साथ अनजस्टिस करते हैं, कहीं ना कहीं जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप संसद की कार्रवाई में लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो जनता का पैसा होता है। इसलिए आप जनता के इशू को उठाएं, जनता के सरोकार को उठाएं। अगर आप मुसलमानों के इशू को नहीं उठा पा रहे हैं तो आप पूरे देश के इश्यूज को उठाएं। इसलिए आप असदुद्दीन ओवैसी से मुस्लिम लीडर को खास करके सीखना चाहिए कि आप मुस्लिम इश्यूज के ऊपर और राष्ट्र के जो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, चाहे वो एससी के इश्यूज हैं, एसटीज के इश्यूज हैं, अपर कास्ट के इश्यूज हैं, जो वैलिड इश्यूज हैं उन पर आप तैयारी करके जाएं, सरकार से कड़वे सवाल करें और सरकार डेफिनेटली जवाब देने के लिए बाउंड है। मिनिस्टर्स जवाब देते हैं, अगर आपके सवाल अप्रोप्रिएट होंगे, अगर वो फैक्ट बेस्ड होंगे, अगर उनकी अच्छी से अपने तैयारी की होगी सवाल पूछने की, तो डेफिनेटली सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल होता है। और अगर सरकार जवाब देने में नाकामयाब रहती है तो कहीं ना कहीं सरकार की ही बदनामी होती है। आप सरकार को अगर फ्री में शेर शायरी करके छोड़ के निकल जाएंगे तो डेफिनेटली सरकार के लिए तो आसानी है, आप शेर शायरी सुनाइए, सब मजा ले रहे हैं, सबको मजा आ रहा है। पार्लियामेंट मजा लेने की जगह नहीं है, पार्लियामेंट सरकार को घेरने की जगह है।
पार्लियामेंट में शेर व शायरी से आप आनंद तो उठा सकते हैं, मजा तो ले सकते हैं, लेकिन अपनी कौम के साथ और अपने राष्ट्र के साथ, अपने नेशन के साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे होते हैं। ये तो तब होता है जब वाकई में राष्ट्र में हर तरफ से एक समाज, एक विकसित समाज से आप आ रहे होते और उस विकसित समाज में समस्याएं कम होती, तब आप थोड़ा बहुत अगर इस तरीके की चीजें करते हो तो बात समझ में आती है। जिस कम्युनिटी के पास इतनी सारी समस्याएं हों, वहां शेर व शायरी का कोई मायने नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने वक्त का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप देखें कि बिल्कुल वो फ्लो में बोलते चले जाते हैं कि डाटा कागज पे उनके रहता है और पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, जबकि वो स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं, बिना किसी प्रिपरेशन के बोल सकते हैं, वो उस सलाहियत के को रखते हैं। लेकिन वो एक एक डाटा कागज ले करके उसको तैयार करके आते हैं और उसके बाद उन सारे डाटा को उठाते हैं और गवर्नमेंट के जो डाटा होते हैं उनसे वो बात करते हैं। तो इसलिए हमको ये चीज़ समझनी होगी। हम क्रिटिसाइज उनको कर सकते हैं, वोट उनकी वजह से कट जाते हैं और मुसलमान अपने वोटों पर इलेक्शन नहीं जीत सकता है। ये सारी जगह अपनी जगह है, लेकिन हमें एक ऐसी इंक्लूसिव पॉलिसी को अख्तियार करना होगा जो मुसलमानों के इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करे और मुसलमान मेन स्ट्रीम जो हमारा कम्युनिटी है देश के साथ इंटीग्रेट हो, नेशनल इंटरेस्ट के साथ भी इंटीग्रेट हो और अपने इश्यूज के साथ भी इंटीग्रेट हो, और वो सारे विषय जो मुसलमानों को आगे बढ़ाते हैं वो देश को आगे बढ़ाता है। ये अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुसलमान एजुकेशनली आगे बढ़ेगा तो डेफिनेटली देश आगे बढ़ेगा, देश की जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करेगा, वो ज़्यादा स्किल्ड होगा तो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा गवर्नमेंट के लिए। और अगर वो लेबर क्लास में रहेगा, देश का कोई भी कम्युनिटी लेबर वर्क करेगा या गरीब रहेगा, तो डेफिनेटली वो सरकार के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके की जो वेलफेयर स्कीम्स आती हैं उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होगा और सरकार का जो डिफिसिट है उससे वो बढ़ता है। तो आपको अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है। कैसा लगा एनालिसिस? थैंक यू सो